गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम अपने पेपर सेकंड पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ चल रहे हैं और पॉलिटिकल सिस्टम की जो तीसरी यूनिट में बहुत सारी चुनौतियां राष्ट्र के समक्ष उपस्थित की गई हैं। राष्ट्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखो, आप राष्ट्रीय चुनौती का मतलब आ जाता है वो चैलेंजेस जिन पर अभी भी हमको पार पानी है। राष्ट्रीय चुनौती किसको मान रहे हैं? राष्ट्रीय चुनौती ये नहीं है कि जैसे आपने देखा होगा, हम ये खुद भी कहते हैं कि भारत जो इतना बड़ा और विशाल देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, उस राष्ट्र में छोटे मोटे विद्रोह, छोटी मोटी जो उपेक्षा के कारण या किसी अत्यधिक उम्मीद रखने के कारण या किसी अन्य भावना के कारण हमारे विचारों में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं और उन परिवर्तनों के कारण हम कभी कभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। या फिर ऐसी चुनौतियां जिनको राष्ट्र विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर जिनका समाधान जितनी जल्दी किया जाए उतना ही राष्ट्र के विकास को गति मिलती है। तो लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो राष्ट्र की उन्नति में तो बाधक ही हैं, मानवता में भी बाधक हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में तो बाधक हैं ही, राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भी उन्होंने कई प्रकार की बाधाएं हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं। तो देखो, उनमें से सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, या हम अगर एक साथ रखें, थर्ड यूनिट का आपका टॉपिक है नक्सलवाद, दूसरा आता है क्षेत्रवाद, तीसरा आता है जातिवाद, एक आता है आतंकवाद और एक चुनौती है सांप्रदायिकता। इस तरह आपके सामने ये 5 चुनौतियां हैं। आप भी राष्ट्र हैं, आप राष्ट्र के युवा व्यक्ति हैं और युवा दिवस है, आज 12 तारीख है। तो आप सबके समक्ष होते हुए आप ध्यान करें कि आप इनमें कितना योगदान दे रहे हैं। बूढ़े आतंकवादी देखे नहीं होंगे, आपने देखे होंगे तो उनकी संख्या कम रहती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं ये युवा आतंकवाद में। जातिवाद का ढोल पीटने वाले भी कई बार जातिवाद, सिर्फ जातिवाद के आधार पर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें भी युवाओं की संख्या बहुत मिल जाती है। नक्सलवाद युवाओं के माध्यम से या युवाओं के माध्यम से बढ़ने वाला एक आंदोलन है। आप जिन भी नक्सलवादी आंदोलनों की बात करेंगे उनमें कहीं ना कहीं युवाओं के द्वारा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो झंडा विद्रोह का खड़ा करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें अनुभव प्राप्त व्यक्ति तो सिर्फ गाइड करते हैं, बाकी जो भी गतिविधि की जाती है वो सारी गतिविधियां युवाओं के द्वारा संचालित की जाती हैं। तो आज युवा दिवस के दिन हम देख रहे हैं कि राष्ट्र के समक्ष जो ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के बारे में बात करते हुए हम किस प्रकार से राष्ट्र पर या राष्ट्र के साथ मिलकर इन चुनौतियों को दूर करें या इन चुनौतियों को इस प्रकार से संतुलित करें कि ये धीरे धीरे स्वतः ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो नक्सलवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, आतंकवाद हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, ये भारत ही नहीं किसी भी राष्ट्र के लिए चुनौती बन सकते हैं। और दुनिया में ज़्यादातर हिस्सों में ये जितना फैल रहा है या ये जितनी फैल रही है, ये विदेशों में आपको इतनी ये इस प्रकार की चुनौतियां तो कम मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर आतंकवाद और सांप्रदायिकता धीरे धीरे, सांप्रदायिकता ने भी स्थान बना लिया है वहाँ। ठीक है, आतंकवाद तो पूरी दुनिया की यूनिवर्सल चुनौती के रूप में आप देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम देख लें कि इन 5 चुनौतियों को हमारी तीसरी यूनिट में स्थान दिया गया है और तीसरी यूनिट में प्रश्न आ ही जाता है इनमें से, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। नक्सलवाद, देखो नक्सलवाद जो जगह है, नक्सलबाड़ी, दार्जिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है, उस दार्जिलिंग जिले में पड़ता है नक्सलबाड़ी, एक जगह का नाम है। और वहाँ पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। ये एक सशस्त्र विद्रोह है जो तात्कालीन समय यानी 1967 से लेकर उसके आसपास का जो समय था, 1-2 साल पहले और बाद का, वहाँ पर विद्रोह कर रहे या शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई। इस गोलीकांड में कुछ महिलाओं और बच्चों की क्या हो गई, डेथ हो गई। ये महिलाएं या जो बच्चे या जो युवा थे या जो उस समय जो वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे, वो उस समय के भूमि सुधारों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि वहाँ के सामंतवादी व्यवस्था का एक तरह से समर्थन में जो कानून थे, उन कानूनों का विरोध करने के लिए वहाँ ये लोग इकट्ठे हुए थे।
और वहाँ इकट्ठे होने के कारण या जो विरोध कर रहे हैं उस विरोध करते हुए ये प्रशासन को अच्छा नहीं लगा या उन बड़े वर्ग के लोगों को अच्छा नहीं लगा, सक्षम लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उन विरोधकर्ताओं पर या प्रदर्शनकर्ताओं पर गोली चला दी। तो उस गोलीकांड ने वहाँ एक चिंगारी का काम किया और पूरे क्षेत्र में, वर्तमान में भी भारत के लगभग 10-11 जिले जो प्रभावित थे उनमें सब कम हो गए, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अभी भी इनकी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जबकि 1967 से लगभग आप देख लीजिए 50 साल होने को आए। ठीक है, तो फिर भी ये गतिविधियां चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की असंतुष्टियां हैं उस क्षेत्र विशेष में। आप सुनते हैं कि आप चाय के बागानों के जो कर्मचारी हैं उनकी शोषण की घटनाएं जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ अभी भी भूमि सुधार जो आंदोलन है या भूमि सुधार से संबंधित या कृषि से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं, वो गतिविधियाँ इस तरह की हैं कि वहाँ लोगों का या श्रमिकों का या किसानों का शोषण हो रहा है। तो इस बात का विद्रोह होता रहता है, विरोध होता रहता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह वहाँ पहली बार इस तरह से फैला और उसको चीन का समर्थन मिला, ऐसा कहा जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसका समर्थन मिल जाता है उनको? चीन का। तो चीन के समर्थन से वो इतने लंबे समय तक काम कर पा रहे हैं या अपना विद्रोह कर पा रहे हैं या विरोध प्रदर्शित कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। देखें नक्सलवाद क्या है। सशस्त्र कैसा है? सशस्त्र विरोध प्रदर्शन है। ठीक है, इसने भारत की जो न्यायिक किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, न्यायिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ तक कि भौगोलिक व्यवस्था, और राष्ट्र की एकता को प्रभावित करने का काम किया है। काम कह देंगे तो हो जाएगा, सोचा जाएगा बेरोजगार को कोई रोजगार मिला है, लेकिन हम उसको रोजगार नहीं मान रहे, प्रभावित करने का प्रयास किया। प्रभावित करने का मतलब यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनी हुई है हमारे यहाँ, विरोध प्रदर्शन की भी, न्यायिक व्यवस्था की, पुलिस प्रशासन की, उन सब के आप ये देखें कि यहाँ पर चाहे मिलिट्री हो, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, पब्लिक हो, उन सभी के ऊपर इन्होंने आक्रमण करने का काम किया है। जहां भी इन्हें लगा कि ये लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं या सरकार की सहायता के लिए यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा करते ही उनके मन में क्या आ जाता था? उनके विरुद्ध एक प्रकार का विरोध आ जाता था और ये किसी को नहीं छोड़ते थे। अभी हम घटनाएं जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन घटनाओं में इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे इन लोगों ने कितनी अत्याचार किए हैं। आप देखेंगे कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो जो दूरदर्शन का जो व्यक्ति था वो अपनी जॉब करते हुए वहाँ गया हुआ है उसको पूरा देखने के लिए, और वो वहाँ पर अंतिम वीडियो के रूप में उसको डालता है कि मैं यहाँ नक्सलियों के बीच में फंस चुका हूँ, अटैक हो रहे हैं, जो भी घटना है, तो उस अटैक में फंस चुका हूँ, और ये अपनी माँ को वो वीडियो डेडिकेट, लेकिन वो बच्चे जाता है बाद में, तो वो बहुत वायरल हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ कभी भी ये पता नहीं लगता कि कब, कहाँ, कैसे, कब आप पर अटैक हो सकता है। ठीक है, और कारण कुछ भी नहीं है, कारण ऐसा कोई विशेष नहीं है जिसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन बस चीन ने अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए, भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार का काम किया है। तो इसका उदय कब हुआ, कब प्रारंभ हुआ? ये मई 1967, शायद 28 मई है, तो ध्यान कर लें, मई 1967
28 मई 1967 को ये घटना घटी। 28 या 25 हो सकती है, ध्यान रखें आप, लेकिन डेट नहीं, आपको ईयर का ध्यान रखना है, स्पेशली क्योंकि फिक्स कह नहीं सकते। वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, वामपंथी विचारधारा मतलब वेस्ट, वामपंथ विचारधारा के लोगों का आंदोलन था। अब इसको आंदोलन कहें या कुछ और, ध्यान रखें आप अपने शब्दों में। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैं आपको घटना बता रहा था कि ये कुछ लोग विरोध करने के लिए उपस्थित हुए थे और उस विरोध ने इस आंदोलन की क्या रखी, नींव रखी। हालांकि ये 1960 से शुरू हो गया है, ध्यान रखें आप, एक दिन में नहीं हो रहा है। 1960 के दशक में पुलिस के द्वारा कुछ प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, और गोली चलाई तो आप जानते हैं कि कुछ लोगों की डेथ हो गई। अब इसका इन्होंने क्या कर दिया, इस विचारधारा के लोगों ने उसका राजनीतिकरण कर दिया, और राजनीतिकरण करते ही लोगों की भावनाएं थोड़ी सी क्या हो गई, भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ क्या हो गए, ये लोग भड़क गए। इन्होंने माना कि नहीं, भारत में जो व्यवस्था स्थापित की गई है वो व्यवस्था किसी भी प्रकार से हमारे लिए हितकारी नहीं है, यानी हमें उसका क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और उस विरोध के कारण ही बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े एक वर्ग के द्वारा इनका समर्थन किया गया, और वो समर्थन कब राष्ट्र विरोध में बदल गया, उन लोगों को खुद को भी क्या नहीं हुआ, पता नहीं चला। चलिए ठीक है, तो ये उसके आसपास की घटनाएं हैं, इन घटनाओं का ध्यान करें। अब व्यक्ति कौन है, देखते चले आप एक एक घटनाओं को। व्यक्ति हैं कानू मजूमदार। ये आंदोलनकर्ता कौन है, कानू मजूमदार। ठीक है, इससे आपको ध्यान रहेगा। एक संथाल करके भी व्यक्ति है, जगन संथाल, या ठीक है, तो ये तीन लोग इसके संस्थापक व्यक्ति हैं। इस आंदोलन को शुरू करने वाले लोगों में इनका प्रमुखता से नाम लिया जाता है। ठीक है, संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ किया। आगे चलें। ये डेट्स, ये परिस्थितियां, ये ध्यान रखने हैं आपको। मुख्य बातें ध्यान रखें कि कैसा आंदोलन है, सशस्त्र विद्रोह। उदय शेट्टी को नहीं याद रखें आप, ठीक है। नामकरण बताया मैंने, किस जगह हुआ था, लिख दें, दार्जिलिंग, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर एक जगह है नक्सलवाड़ी, उस नक्सलवाड़ी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, नक्सलवाद। ठीक है, 1960 से गतिविधियां प्रारंभ हो रही हैं और 1967 में ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था। वामपंथ के लोगों ने, वामपंथी जो विचारधारा है, ठीक है, संस्थापक मैंने कहा था कानू मजूमदार,
चारू मजूमदार, कानू सान्याल। ठीक है, 1972 में इसकी डेथ हुई। इसकी 23 मार्च 2010 को डेथ हो गई। अब जानते हैं जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद इस आंदोलन का कोई इतना काम नहीं है। जगल सान्याल, संथाल। ठीक है, चलिए, ये लोग किससे प्रभावित हैं? माओ से, माओ से तुंग। चीनी राजनेता है, बहुत नाम है माओ का वहां। और दूसरे हैं स्टालिन, ये रूस के। इन दोनों की विचारधारा कैसी है? सशस्त्र विद्रोह करते हैं या सशस्त्र क्रांति का समर्थन करते हैं। लौह पुरुष कहलाता है स्टालिन। तो आप जान सकते हैं कि कठोर नीतियों का पालन करने वाले, और ये इस तरह के। तो इनसे प्रभावित होकर इन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को हवा देना क्या किया? प्रारंभ किया। आगे देखें, कन्हाई चटर्जी और कोडापल्ली सीतारामैया। ये दो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके साथ मिलकर इस आंदोलन को क्या दिया है? हवा दी है। पीपुल्स वॉर ग्रुप, पीपुल्स वॉर ग्रुप, और ये है कम्युनिस्ट सेंटर। इन दोनों का, ये दोनों इसके बेसिक हैं। इन दोनों की वजह से इन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने का काम किया है। ये दोनों सेंटर जब बने 69 में और 1980 में, याद कर लें, बहुत सारे आंकड़े हो जाते हैं, 1969 और 1980। तो इनके जुड़ने से कौन सा संगठन बना फिर? CPIM, एम फॉर माओ। ठीक है, अब देखो CPI के 3 हो गए, हमने बात कर रखी पहले भी। CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा जिसको कहते हैं। एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और एक ये है CPIM, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। अब माओवादी जुड़ते ही यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि इसमें आतंकवाद को या नक्सलवाद, आतंकवाद तो नहीं कहेंगे, बात करेंगे, आतंकवाद से नहीं जोड़ सकते हैं आप इसको, ये नक्सलवाद है। ठीक है, तो नक्सलवाद में क्या किया इन्होंने? अपनी एक पार्टी बना ली है, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर और पीपुल्स वॉर ग्रुप ने मिलकर 1969 में इसकी स्थापना, 1980 में कन्हई चटर्जी ने, कोडापल्ली सीतारामैया ने, इन दोनों ने मिलकर जो पार्टी बनाई इसको नाम दिया गया CPIM। और ये घटना घटी 2005 में। तो याद कर लें आप, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। तो ये इसकी बेसिक जानकारी थी। कहाँ से चल रहे हैं? 1960 से कहाँ चल रहे हैं? 2005 तक। बीच बीच में इनकी डेथ होती जा रही है, तो ये कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन कमजोर तो पड़ा, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है, इन आंदोलनकर्ताओं को या इनके अलावा इन लोगों को लगता है कि इस आंदोलन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रकार से किया जा रहा है, या हम भी इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो इसमें नई बात है वो ध्यान करें आप। देखिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़,
झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इसके गढ़ हैं। और ये गढ़ क्यों हैं? क्योंकि इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, ये तो साथ ही हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रभावित राज्य हैं। प्रभावित राज्य, ठीक है। दस, कितने हो गए पूरे? 10। अब जो इंपॉर्टेंट बात है इसके साथ जुड़ी हुई उसको देखें आप। दो 2015 में नक्सलवादियों के लिए एक नीति निर्धारित की गई थी, बनाई गई, नीति का निर्धारण किया गया मोदी सरकार के द्वारा 2015 में, ठीक है। अब उसके प्रयासों के फलस्वरूप ऐसी रिपोर्ट आई है कि 11 राज्यों के जो 106 जिले नक्सल प्रभावित थे, ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखें आप। 106 जिले जो नक्सल प्रभावित थे उनमें से 90 जिलों में क्या हो गया है? नक्सल का प्रभाव खत्म सा हो गया। एक और सन आ गई 2015, ठीक है। राजस्थान में भी कुछ घटनाएं ऐसी मानी जाती हैं। राजस्थान में भी इसका अभी कुछ दिन पहले एक आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर या किसी बात को लेकर, आरक्षण को लेकर हुआ था वो मुख्यतः। तो कहते हैं कि राजस्थान में भी नक्सलवादी जो आंदोलन है, क्योंकि देखो कारण क्या है, देखो आप अब इनमें तो बाकी है वो, ठीक है, इसको बात को ध्यान रखें आप। ये तो गढ़ है, सबसे ज़्यादा जो नक्सल प्रभावित जो स्टेट है इंडिया का वो है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर और यहाँ पर तो अभी भी इसकी थोड़ी बहुत भूमिका है, कम तो नहीं हुआ लेकिन है। अब यहाँ से ये आंदोलन थोड़ा सा क्या पड़ गया है, कमजोर पड़ गया। अब यहाँ से ये नक्सलवादी क्या करेंगे, डाइवर्ट हो रहे, भाग रहे, नए नए क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में जो है ये समस्या कहाँ पहुँच रही है। ये सारे नाम जो मैंने लिख दिए ना आपके जबान पर होने चाहिए, ध्यान रख लेना आप। ध्यान रख लेना मतलब ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखें, बड़े अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, नक्सलवाद को ख़त्म करने में अपना योगदान दें, नए नक्सलवाद को जन्म नहीं देते। तो राजस्थान में इसका यानी नक्सलवाद का प्रारंभ माना जाता है कुछ घटनाओं से। हम आंकड़े नहीं, ऑथेंटिक आंकड़े नहीं कहे जा सकते, लेकिन राजस्थान की जो कुछ घटनाएं हैं उन घटनाओं को नक्सलवाद से जोड़ा जाता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आरक्षण को लेकर हुआ था, ठीक है। उसका कारण मैं बता रहा था कि अब ये यहाँ से क्या कर रहे हैं कि ये डाइवर्ट हो रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, अपने आप को बचाने का प्रयास है। उसके अलावा कहाँ जा रहे हैं, असम में भी जा रहे हैं ऐसे कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है ना हमारा चीन के साथ। राजस्थान तो है ही, मतलब उत्तर पूर्व के राज्यों को में तो जा ही रहे हैं, और इधर राजस्थान में भी संपर्क कर रहे हैं, दिल्ली में, गुजरात में। ऐसे कहा जाता है, ऐसा माना जा रहा है कि ये यहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ जा रहे हैं, अब डाइवर्ट होकर उन राज्यों से इन राज्यों में अपनी भूमिका या अपने आप को स्थापित करने का ये प्रयास कर रहे हैं। जबकि 2015 की जो नीति बनी थी उसके आंकड़े क्या कह रहे हैं कि ये जो 106 जिले हैं उन 106 जिलों में से 90 जिलों में से हमने नक्सलवाद को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, या नक्सलवाद आज उस भूमिका में नहीं है जिसमें वो पहले था।
ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है नक्सलवाद के बारे में आपको ध्यान रखने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा भारत की समस्याएं हैं। आप जब कुछ बन जाएंगे तो आपका भी सामना इससे होगा और होना भी चाहिए, तो आस पड़ोस पे ध्यान रखें। अब पहला हम इसकी बात करें, इसके जो कारण हैं नक्सलवाद के, जो रीजन्स हैं, कॉजेज हैं, तो सबसे पहला जो कारण है वो है या हम कह दें, अब इसको इंडिकेट कैसे करेंगे असमानता को, देखो आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। असमानता कोई बुरी बात नहीं है, होती रहती है, चलती रहती है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो फिर ये गलत हो जाता है। तो पहला कारण क्या है? आर्थिक शोषण। जैसे हमने बताया कि इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मूल कारण ये था कि जो आंदोलनकारी थे वो जो आर्थिक नीति थी या भूमिहीन वर्ग के द्वारा, भूमिपति जो सामंत बने हुए थे या भूमिपति थे, उनके विरुद्ध या उनकी नीतियों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो पहली बात ये आ गई कि भारत का जो ये आर्थिक वितरण है, ये आर्थिक वितरण असमानता है इसमें, या जितना किसी अन्य स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है उतना किसी स्टेट विशेष का या क्षेत्र विशेष का विकास नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत यहाँ आती है कि अर्थ जो है वो सभी कार्यों की मजबूत धुरी है या आधार है। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप किसी भी कार्य को करने में झिझक महसूस नहीं करेंगे। तो यही बात ये कहते हैं कि ये जो आर्थिक शोषण है, इस आर्थिक शोषण के द्वारा जो इस क्षेत्र का जो, देखो मैं जिन इनकी बात अगर मैं करूं, इनकी कर ले, ये यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है, प्राकृतिक संसाधन है भरपूर मात्रा में, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति जो वर्ग है उसकी भी एक बड़ी संख्या है, ठीक है। तीसरी बात, वो वनों से जुड़े हुए रहते हैं, वनों से उनका अत्यधिक लगाव है। तो ये जो औद्योगिकीकरण होता है, उस औद्योगिकीकरण का सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है? इन पर पड़ता है। तो इन पर जब ये औद्योगिकीकरण के कारण ये प्रभाव पड़ता है या किसी भी टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण इन पर किसी तरह का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो ये बड़ी आसानी से क्या होते हैं कि विद्रोह की तरफ या किसी अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधि की तरफ आसानी से डाइवर्ट हो जाते हैं। इनका माइंड मेकअप करना क्या होता है? बेहद आसान होता है। आप किसी को ये दिखाएंगे इस तरीके से कि देखो आपके यहाँ से सारे ले जाते हैं और आपको कुछ देते नहीं हैं, या आपके यहाँ से सस्ता ले जाते हैं, महंगे दामों पर इनको बेच देते हैं, या फिर वापस आपके पास आकर महंगे दामों पर इस तरह से उनको बेचा जाता है। रोजगार इतना उपलब्ध नहीं हो पाता है जितनी इनकी डिमांड है वहाँ, या वो जो जितने मात्रा में संसाधन वहाँ जाते हैं उतनी मात्रा में वहाँ पर रोजगार उत्पन्न नहीं हो पाते। तो ये जो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से इनके क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप जो हो रहा है, उस हस्तक्षेप के कारण भी ये लोग सरकार की नीतियों का क्या कर देते हैं? कई बार विरोध कर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप, पहला कारण। दूसरा कारण देखिए इनका, प्रशासनिक अकुशलता। देखिए अभी अभी जो एक रिपोर्ट आई है शायद 2018 या 17-18 की, उसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश भारत का सबसे शिक्षा में सबसे निम्न स्तर पर है, निम्न स्थान पर, सबसे नीचे आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब शिक्षा नहीं है यहाँ पर, ये बेरोजगारी भी कारण है, लेकिन उससे पहले क्या है कि शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है तो शिक्षा नहीं है तो वहाँ पर इसका मतलब स्कूल नहीं पहुँच रहे। स्कूल पहुँच रहे हैं अगर, तो वहाँ पर उनका प्रशासन अच्छे तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। कहने का मतलब है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इन क्षेत्रों में रहना नहीं चाहते, ठीक है। केंद्र या राज्य सरकार की जो योजनाएं
केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचा नहीं पाते या उनको संचालित नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद देखें आप, प्रशासनिक दक्षता की भी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। प्रशासन के प्रति इन लोगों का, प्रशासन के प्रति कोई लगाव नहीं है इनका, या ये लगाव उत्पन्न नहीं कर पाते। इनको लगता है कि अधिकारी आएंगे वो हमारा शोषण ही करेंगे, ये अधिकारी क्या करेंगे, हमारा शोषण करेंगे, या हमें ये हस्तक्षेप प्रशासन का बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो ये कुछ कारण हैं, कुछ वजह हैं जिनकी वजह से भी ये लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार के साथ जुड़ नहीं पाते, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना इनको अच्छा नहीं लग पाता। तो इस वजह से भी ये किसी अन्य प्रकार से, अब जब दो लोगों में समानता नहीं है या दो लोगों में विरोध है या किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है, तो वहाँ पर शांति की स्थापना नहीं हो सकती या शांति को स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा कारण आप देख रहे हैं, प्रशासनिक अकुशलता, उस प्रशासनिक अकुशलता ने भी इस क्षेत्र में या इन राज्यों में अपने स्थापना को या जो नक्सलवाद उसको स्थापित होने में योगदान दिया है। आप देखेंगे, अभी मैं अभी बात करता हूँ। तीसरा जो कारण आता है वो आता है क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता हमारे वैसे भी है, यहाँ पर एक लाइन देख लेते हैं। क्षेत्रीयता से मतलब क्या हो गया, उस भूमि अत्यधिक लगाव, किसी और के प्रवेश को, किसी अन्य के प्रवेश को ये हस्तक्षेप मानते हैं। सीधी सी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें भी तो हम भी तो ये देखते हैं कि अगर हमारे कॉलेज में कोई नया स्टूडेंट आ गया या हमारे मोहल्ले में कोई किराएदार आ गया या कोई और आ गया नया, तो हम भी देखते हैं क्या है, कैसा है, किस तरह का इसका व्यवहार है, क्या करता है, पढ़ता है, लिखता है, कुछ काम, हम भी नॉलेज रखते हैं, हम भी उसके बारे में पता करना चाहते हैं। और हमें पता लग जाए कहीं से कि इसकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं या ये हम इसके आने से हमारे यहाँ आसपास का वातावरण प्रभावित हो सकता है, तो हम भी क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई तू यहाँ मत रह। तो ऐसे ये भी क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र विशेष में, अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, नेशनल कंपनीज आती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं, तो ये मानते हैं कि नहीं, इनके अपने जो रीति रिवाज हैं, इनके जो रीति रिवाज हैं वो भी इन्हें संकुचित, इनको जुड़ने नहीं देते, अन्य के साथ संपर्क में नहीं आने देते, संपर्क स्थापित करने में झिझक महसूस करते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये लोग इतनी मैच्योरिटी के साथ काम नहीं कर पाते हैं जितनी मैच्योरिटी के साथ काम करना चाहिए। तो क्षेत्रीयताएं आप देखेंगे, अब अपने पास, मैं अपने गांव जाता हूं तो वहां भी मैं देखता हूं रोड पर जो पहले इतने पर्वत थे वो पर्वत अब गायब हो गए। और गायब होने के बाद, गायब होने का मतलब नहीं, एक तो गायब होने का मतलब अलग होता है, एक ऐसा उसको विकृत रूप दे दिया जाता है, उसको काट काट कर इस तरह का डिजाइन दे दिया जाता है, तो वो जो पेड़ पहले अच्छे और वो जो पहाड़ अच्छे लगते थे अब वो डरावने लगने लगे। जब अपने यहाँ ये स्थिति है जहाँ पर पहाड़ों की इतनी शॉर्टेज है या अपना इतना लगाव नहीं है जितना, क्योंकि हम जंगल से नहीं जुड़े हुए, मात्र पहाड़ है, वहाँ जंगल है, पहाड़ है, सब चीज़ है, प्राकृतिक है, सौंदर्य बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर वो लोग किस तरह से एडजस्ट करेंगे। आप देखना कभी अपने आसपास किसी पहाड़ को, अपने कॉलेज के आसपास भी बहुत सारे हैं, तो जब आप जाएंगे तो उनकी दशा देखिए, विकृत किस तरह से कर दिया गया। तो वहाँ पर वो भी कहते हैं कि हमारी क्षेत्रीयता को, हमारा जो एक क्षेत्र विशेष में जो हमारा लगाव है या हमारी एक अपना इकोसिस्टम है, उसको बिगाड़ देते हैं, उसको बिगाड़ दिया गया, उसको प्रभावित कर दिया गया है,
इन नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल संस्थाओं के द्वारा। तो ये क्या करते हैं, उस क्षेत्रीयता के साथ जुड़े हुए हैं, मोह जिसको कहते हैं, ऐसा इनका हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो हस्तक्षेप होता है उस हस्तक्षेप को ये बंद करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र है तो यहाँ का प्रशासन हमारे द्वारा, हमारी सहमति से, हमारे अनुसार किया जाना चाहिए, जो कई बार संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। आगे चले, एक और मेजर कारण है वो है असंतुलित विकास। अब असंतुलित विकास कैसे, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से जो प्राकृतिक संसाधन जाते हैं उनका उपयोग करते हुए, जैसे महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र की बात नहीं करेंगे, जैसे महाराष्ट्र वाले, महाराष्ट्र में ये बॉम्बे तो पूरी भारत में ही बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में इसका नाम है, लेकिन उसी का एक पार्ट है महाराष्ट्र का। तो इस बॉम्बे को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ के किसानों के द्वारा सुसाइड की जाती है। यानी यहाँ पर बम्बई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में संसाधन इस प्रकार से विकसित नहीं हो पाए जितना कि बम्बई को या बॉम्बे को या मुंबई को विकसित किया गया है। तो इन लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए तो बम्बई, पूरे भारत के लिए बम्बई आदर्श है, आर्थिक राजधानी कहलाती है, ये भी ध्यान कर लें आप। सब जगह बंदरगाहें, चेन्नई में, गोवा में, केरल में, लेकिन जितना डेवलप ये हुआ है उतना डेवलप कोई और डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है भारत का, कोई और कैपिटल नहीं हुई स्टेट की जितनी डेवलपमेंट बॉम्बे ने किया है। तो बात यहाँ पर चल रही है कि इस तरह का जो असंतुलित विकास है, एक तरफ तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये स्टेट आ जाते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो ये बात होती है कि ये इतने डेवलप हो रहे हैं, संसाधन यहाँ से जा रहे हैं और संसाधनों के दम पर इन राष्ट्रों ने जो विकास किया है वो विकास इन राज्यों ने नहीं किया। तो ये भावना भी कहीं ना कहीं इनमें आक्रोश या विद्रोह की भावना क्या कर देती है, भर देती है। और उस आक्रोश या उस विद्रोह को इन माओवादियों के द्वारा या इन नक्सलाइट के द्वारा क्या किया जाता है, अपने फेवर में कर लिया जाता है। तो ये असंतुलित जो विकास है, इस असंतुलित विकास ने भी भारत में नक्सलवाद के फैलने, पनपने, विकसित होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे चलें, आप और बेटर कर सकते हैं, आंकड़े रखिए अपने पास। जैसे मैंने भी आपको एक लेटेस्ट आंकड़ा बताया 2015 में सरकार ने क्या किया था काम, तो उसके साथ क्या ऐसी कोई घटना और घट रही है, हालांकि घटनाओं पे कमी आ गई है, ये भी बताएंगे अभी। एक और आता है, वो आता है वैचारिक मतभेद। अब वैचारिक मतभेद के अंतर्गत आप जब देखेंगे, विचारधाराएं यही हैं, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, ठीक है, और फिर भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये जो विचारधाराएं, व्यक्तिवाद, समाजवाद, ये सारी विचारधाराएं अलग अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये जो साम्यवाद है ये एक तरह से पूंजीवाद का विरोधी है, और भारत में कुछ तत्व किसके हैं, पूंजीवाद के भी हैं और कुछ तत्व समाजवाद के भी हैं। तो इनका जो वैचारिक आधार पर, जो चीन में पूंजीवाद नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, उन्होंने समाजवाद को अपनाया एक तरह से थोड़ा परिवर्तन करते हुए। तो ऐसे इस आधार पर जो उनके विचार हैं, उन विचारों को देखकर, देखें आप, हमारे जो मूल स्तंभ हैं, कृषि, कारखाने यानी श्रमिक वर्ग, वनों पर जो जातियां आधारित हैं,
ये एक बड़ा वर्ग है, ये बहुत बहुसंख्या में ये लोग भारत में इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। नौकरी पेशा कम है तो टक्कर कहाँ पर होती है फिर? एक तो यहाँ पर, या उन औद्योगिक घरानों के जो व्यक्ति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उन औद्योगिक घरानों में इनसे पटरी नहीं बैठती है। आपने देखा होगा कि सिंगूर, आपने एक मसला सुना होगा, देखो आप, सिंगूर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने वहां पर मारुति अपना एक खोलना चाहती थी कारखाना इस तरीके से, लेकिन वहां पर इस सरकार ने क्या किया, विरोध किया। जब किसानों की जमीन ली जाने लगी, किसानों की ज़मीन जब ली जा रही थी तो इस बात के विरोध पर इन्होंने वहाँ पर विरोध हुआ, मतलब वेस्ट बंगाल में, यानी वो जो वैचारिक मतभेद थे, उन वैचारिक मतभेदों के आधार पर वेस्ट बंगाल में ये इस क्षेत्र में जो उद्योग लग सकता था वो उद्योग नहीं लगा। मैंने बताया कि इन औद्योगिक घरानों की जो नीतियाँ हैं, या भारत सरकार या राज्य सरकार की जो स्पेशल नीतियाँ होती हैं, विशेष नीतियाँ होती हैं, उन नीतियों को लेकर भी इनमें क्या नहीं रहती है, समानता नहीं रहती है। और इस असमानता के कारण ही कई बार ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन विचार अगर नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पर भी नक्सलवादियों को अपना कार्य करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि विचारों में भिन्नता होना भी नक्सलवाद को बढ़ाने का एक दूसरा बहुत बड़ा कारण रहा। और फिर अंतिम जो आप सबको पता है, बेरोजगारी। ठीक है, चीन देता है सारी आर्थिक सहायता, ये यहां भी हम कह सकते हैं। आर्थिक सहायता कौन देता है इनको? चीन देता है। हथियार भी कौन उपलब्ध करवाता है? चीन करवाता है। जो ये प्रचार सामग्री है, वो प्रचार सामग्री भी कहाँ से आती है? वो प्रचार सामग्री भी कौन उपलब्ध करवाता है? चीन। तो अब ये जो लोग बैठे हैं वहाँ खाली बैठे हैं क्योंकि विकास नहीं हुआ, असंतुलित विकास है, यहाँ पर रोड नहीं है, ठीक है, सड़क, संचार सुविधाएं नहीं है, मेडिकल सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। ऐसे में व्यक्ति रोजगार नहीं है क्योंकि ये फैक्ट्रियां लगने नहीं देते हैं, या हो सकता है कोई और भी वजह हो, कार्य नहीं करने देते हैं। तो अब यहाँ इन सब चीज़ों के नहीं होने से क्षेत्र का विकास कैसे होगा? परिवार बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो इस बेरोजगारी के बढ़ने के कारण जो चीन सहायता दे रहा था, आर्थिक सहायता दे रहा है, हथियार उपलब्ध करवा रहा है, ये खुद भी लूट खसूट भी कर लेते हैं कई बार, ठीक है, अमीर घरानों से। तो इस तरह की ये जो मेंटलिटी है, ये जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को इसने बढ़ाया, या उस बेरोजगारी को ख़त्म करने में जो योगदान दे सकते थे इनके माध्यम से, वो योगदान नहीं दिया जा सका। तो उसका परिणाम क्या रहा कि जो युवा खाली बैठे थे, या जिन पर परिवारों का दायित्व था, या जो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाह रहे थे, बड़े हो गए थे, कहने का मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रहे थे, ऐसे लोगों को जब रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने हथियार उठा लिए। वो मानते थे कि कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी का कारण ये जो सामंतवादी मानसिकता के जो लोग हैं, या जिन्होंने आर्थिक शोषण की नीति अपना रखी है, उन लोगों को वो जिम्मेदार मानते थे। और इस आधार पर उन्होंने इन लोगों से अपने इन परेशानियों का बदला लेने, या इन कठिनाइयों का मूल कारण इन्हें मानते हुए इन्हें समाप्त करने की और अपना काम या अपनी योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। और इन योजनाओं के फलस्वरूप ही ये पश्चिम बंगाल से होता हुआ लगभग 11 राज्यों में फैल गया। ठीक है, अब देखिए 1967 से 2015 तक ये वृद्धि कर रहे हैं, फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घटनाएं बहुत हो रही हैं। लेकिन 2015 के बाद इनमें क्या हो गई है? कमी आ गई, क्योंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है, हालांकि मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन किसी किसी जगह मैं चाहता हूँ कि जो नक्सलवाद है उसको लेकर, चाहे और जगह कहीं कुछ भी किया हो, कोई भी काम किया, एक तो रोड्स में
सड़क जो बन रही है, ठीक है, सड़क और ये दो चीज़ें अच्छी स्थिति में है, कम से मतलब वो नेगेटिव कर दिया उन्होंने और इसको पॉजिटिव कर दिया। तो ये जैसे ये सड़कें फैल रही हैं, बन रही हैं, तो और चीज़ें अपने आप पहुंच जाती है। ऐसा माना जाता है किसी जगह अगर सड़क डेवलप हो जाती है, अच्छी सड़क, तो बाकी चीज़ें तो अपने आप पहुंच जाती है वहाँ, ठीक है। तो धीरे धीरे शिक्षा का स्तर देखो, बिहार को मानते थे सबसे पढ़ाई में सबसे टॉप, अब आंध्र प्रदेश का नंबर आ गया, यानी बिहार ने प्रोग्रेस कर ली है, ठीक है, सरकार आने से। नीतीश कुमार है वहाँ भी, ठीक है। उससे पहले बिहार राज्य था जहाँ जंगल राज कहते थे उसको तब, और जंगल राज का सीधा सीधा संबंध किससे है? नक्सलवाद से। नक्सलवादी बहुत सारी घटनाएं होती थी वहाँ, फिरौती के दम पर। आतंकवादी या जो अपराधी, आतंकवादी तो नहीं कहेंगे, अपराधी जो सबसे ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा में पहुँच रहे हैं, वहाँ पर बिहार का भी अपना योगदान रहा है। उसकी वजह पिछले सरकार रही है। अब धीरे धीरे पूरे भारत में इस प्रकार की समस्याओं पर ध्यान देकर उनका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, कुछ बिंदु थे जिनके कारण नक्सलवाद बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो हमें उन समाधानों की तरफ भी चलना चाहिए, हमें अपने प्रयास करने चाहिए। दिक्कत क्या आती है कि आम आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सशस्त्र विद्रोह है और जनता को ट्रेनिंग देने का प्रयास किया गया था, अभी हम देखेंगे, तो उसका बहुत विरोध हुआ था। आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों क्या नहीं है? समान नहीं है, ध्यान रखना पहली बात। पहला अंतर तो क्या है कि ये आतंकवाद, नक्सलवाद तो क्या है? उग्रता पर आधारित एक विरोध है। यानी आप देख सकते हैं कि आतंकवाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आतंकवाद आर्थिक शोषण की वजह से किसी ने आतंकवाद प्रारंभ कर दिया है, आतंकवादी बन गए। तो आतंकवाद तो उग्रता पर आधारित तो है, लेकिन उसकी मानसिकता किसी को भयभीत कर अपना प्रभाव स्थापित करने की है, पहली बात। वहीं पर नक्सलवाद जो है वो किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है, वो अपनी जो मांग, जो उचित मांग है, या एक वर्ग विशेष की, या एक गरीब तबके की, या श्रमिक वर्ग की, या किसान जो वहाँ पर भूमिहीन जो व्यक्ति हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, जिनका आर्थिक शोषण हो रहा है, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया एक आंदोलन है। तो बेसिक बात तो क्या है कि यहाँ पर आतंकवाद और नक्सलवाद में पहला क्या है कि ये एक विरोध की नीति है। आतंकवाद किसी का विरोध करने के लिए नहीं होता, आतंकवाद तो अपना प्रभाव स्थापित करना है, दूसरों को भयभीत करने के लिए। दूसरी बात कह रहे हैं, आतंकवाद किसी राष्ट्र या आतंकवाद की कोई विचारधारा नहीं हो सकती। मैंने अभी बताया जबकि नक्सलवाद की क्या है? नक्सलवाद हमारे यहाँ जो है वो किससे प्रभावित है? माओवाद से। माओवाद से प्रभावित है, यानी माओवाद में इसके समाधान भी होंगे। इसकी समस्या है तो इस समस्या के क्या रखे हैं? उसमें समाधान भी रखे गए, ठीक है। तो ये दो मुख्य उद्देश्य हैं। यहां पर एक और देख लें हम, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन, जबकि आतंकवाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। नक्सलवादी क्या चाहते हैं कि ये जो अन्यायी सरकार है उनके हिसाब से, उस अन्यायी सरकार को क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए, या हमारे क्षेत्र की सत्ता
या हमारे क्षेत्र का प्रशासन हमें सौंप दिया, जबकि आतंकवाद में ऐसा नहीं होता। भारत में नक्सलवाद चीन से प्रभावित है, जबकि आतंकवाद की कोई अपनी विचारधारा नहीं है। ये उग्रता पर आधारित विरोध करने की नीति है, और इस विरोध को करने वाले देखो आप, नक्सलवाद के इस विरोध में भारतीय शामिल है, भारत के जो नागरिक हैं वो शामिल है, जन सामान्य शामिल है, जबकि आतंकवाद किसी देश विशेष की नागरिकता से संबंधित नहीं है। किसी भी राष्ट्र में हो सकते हैं आतंकवादी, किसी भी धर्म में हो सकते हैं, किसी भी संप्रदाय में हो सकते हैं, ठीक है। जबकि नक्सलवादी किससे जुड़े हुए हैं? पिछड़े तबके से। नक्सलवादी किससे जुड़े हैं? पिछड़े वर्ग से। तो यानी ये वास्तव में दबे कुचले या जिनका आर्थिक शोषण हुआ था वो ही लोग हैं। हो सकता है कुछ लोग राजनीति के लिए इसमें जुड़े हों, लेकिन संपूर्ण पूरे नक्सलवादी आंदोलन को राजनीति प्रेरित नहीं कह सकते एक तरीके से। अगर आप उस राज्य में, या अब कैसे कम हो रहा है, तो फिर ये 106 में से कितने में रह गए? 90 जिलों में। अगर ऐसा होता कि ये लोग जो राजनीति से नहीं जुड़े हैं, अगर इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता तो भी इनकी संख्या बढ़ रही होती, इन जिलों में और ज़्यादा फैल रहा होता। लेकिन ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वाकई में इन 11 जिलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम किए जा रहे हैं। मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, मेडिकल सेवाएं बड़ा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, सड़क बनवाई जा रही है, परिवहन के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो इस तरह से इन एरियो का क्या किया गया? डेवलपमेंट किया गया। सरकार की पहुँच हो रही है, प्रशासन को जिम्मेदार बनाया गया। तो ऐसा करने से इन प्रभावित जिलों की संख्या कितनी हो गई? 90 मुक्त हो गए हैं। अब कितने बच रहे हैं? सिर्फ 16 जिले, और ये भी कहाँ हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मुख्यतः। तो बाकी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में आज से पहले ये था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर नक्सलवाद का तोड़ है, अब आतंकवाद तो कम नहीं हो रहा। आतंकवाद तो जबकि क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में अलग अलग राष्ट्रों में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। फ्रांस को देख लें या किसी अन्य राष्ट्र को देख लें, भारत में भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आतंकवादी घटनाएं भारत सरकार ने वर्तमान में बॉर्डर तक सीमित कर दी है, सीमावर्ती राज्यों में हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं हमारे पड़ोसी ऐसे हैं। लेकिन उसके अलावा बड़ी आतंकवादी घटनाएं भारत में नहीं हो रही। ठीक है, तो आगे देखें अब आप। तो ये अंतर हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखें। नक्सलवादी आतंकवादी नहीं है, वो भी भारत का ही भाग है, लेकिन थोड़ी सी विचारधारा उनकी क्या कर दी गई है? डाइवर्ट कर दी गई है चीन के द्वारा। तो उस डाइवर्ट मानसिकता को हम वापस लाकर उनकी मानसिकता में परिवर्तन कर सकते हैं। नक्सलवाद की समाप्ति के लिए प्रयास। ज़्यादा आप डीप जाएं तो 2015 की जो नीति बनाई है गवर्नमेंट ने, उस नीति को देख लें। उसके अलावा कुशल प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती की जानी चाहिए। देखो और बात और कर देते हैं, जिसमें क्षेत्र विशेष के लोगों को महत्व दिया जाना चाहिए। जिस भी राज्य में नियुक्ति हो, क्षेत्र विशेष के अधिकारियों को वरीयता दी जाए। ठीक है, क्षेत्र विशेष के युवाओं की अधिकाधिक वृद्धि हो। भर्ती में वरीयता दी जाए। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा? एक तो उनको रोजगार मिलेगा, और उनका फिर उनकी योजनाएं तो बहुत हो सकती है, उनको अलग अलग स्थानों पर अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो वो पूरे भारत को देखेंगे किस तरह से डेवलप हो रहा है, क्या कारण है उसके डेवलपमेंट के, और मैं अपने क्षेत्र विशेष को, जो भी जिस क्षेत्र से आता है उसको किस तरह से डेवलप कर सकता हूं। तो ऐसी योजनाएं चलाई जाएं, ऐसे प्रयास किए जाएंगे तो जरूर ये व्यक्ति क्या होंगे? शामिल होंगे। दूसरा है भूमि सुधार। अब भूमि सुधार जो कानून है उनमें भी क्या किया जाना चाहिए? परिवर्तन किया जाना चाहिए। अभी जैसे किसान बिल लेकर आए,
अब कुछ लोग इसके समर्थन में, कुछ लोग इसके विरोध में। तो या तो आप समझा नहीं पा रहे या वो समझ नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास कीजिए, गवर्नमेंट कर रही है। तो भूमि सुधार, क्योंकि वो जो भूमिहीन किसान है या जो मजदूरी करता है, जो किसान किसी अन्य के खेत पे खेती कर रहा है, इन दोनों को या इन दोनों के हितों को क्या करे गवर्नमेंट, सुरक्षित करे। अभी कुछ लोग कहते हैं कि 6,000 रुपये किसानों के खातों में जा रहे हैं, अब जा रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट ला रही है जिससे किसानों का या भूमिहीन मजदूरों का या किसानों का क्या हो, हित हो, उनका बेनिफिट हो। तो ये लोग क्या हैं कि इनको किसी अन्य के या जो साहूकार हैं या पैसे वाले, उनके अत्याचार से क्या होगा, मुक्ति मिलेगी। ठीक है। तीसरी बात जो हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम बुनियादी ढांचे को डेवलप किया जाए, बुनियादी ढांचे को क्या किया जाए, विकसित किया जाए। और उस बुनियादी ढांचे में क्या क्या है, देखो, रेल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, या ऐसा वातावरण दिया जाए, बिजली, ये सारी चीजें वहां पर जब डेवलप होंगी तो अपने आप लोग वहां पर क्या होंगे, आकर्षित होंगे वहां के कार्यों में, वहां उन राज्यों को जानने के लिए, वहां पर किस प्रकार से अच्छा कार्य किया जाता है उस कार्य को जानने के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इन प्रयासों को विकसित करके आप एक बुनियादी ढांचा इन क्षेत्रों में विकसित करेंगे। अब जैसे मैंने कहा, अब देखो बहुत सारी चीज़ें एक एक करके आप भी जब इसको जोड़ेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगी। संचार, जैसे अभी मैंने बताया था, मोबाइल टावर लगाए गए हैं तो एक तो कम्युनिकेशन अच्छा हुआ और तुरंत सहायता भी उपलब्ध करवाई जा सकती है कि वहाँ पर किसी जगह अगर नक्सल घटना हो रही है तो वहाँ पर तुरंत सेवाएं उपलब्ध हो जाएं। पहले क्या होता था, वो डराते हैं, गाँव वालों को क्या करते हैं, लोग डरा देते हैं, धमका देते हैं, टावरों को हटा देते थे। पहले मोबाइल टावर हटा दिया, पुलिस पहुँच नहीं पाए, सड़कों को तोड़ दिया जाता था, इस तरह के काम करते थे। तो उस बुनियादी ढांचे को डेवलप करने का काम करे गवर्नमेंट और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करे सरकार, वो गवर्नमेंट। तो फिर एक माहौल बनेगा, जिस माहौल के पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे तो नक्सलवाद धीरे धीरे कम इसीलिए हो गया। आज ये मात्र 16 जिलों में मुख्य रूप से काम कर रहा है, ये ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो और आप इनको जोड़ रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं तो ये जरूर आपको क्या देंगे, इसका रिजल्ट देंगे। शिक्षा बढ़ेगी, समझेंगे, अपनी परिस्थितियों को देखेंगे वर्तमान में, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, भारत की और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ सुझाव थे जिनके लिए हमें काम करना चाहिए। कुछ नक्सली घटनाएं, मतलब आप नाम सुनेंगे 2007 में छत्तीसगढ़, बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 55 पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, कांग्रेसी नेताओं की हत्या कर दी थी इन्होंने। यहाँ के थोड़े से ध्यान रहे हैं, आपको इसलिए बता रहे हैं, हर किसी को याद नहीं रहते हैं। उड़ीसा में 14 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। - 2008 के बाद आप चलेंगे 9, 10, 13, यहाँ भी ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं जहाँ पर इन्होंने 150 ट्रेन यात्रियों को मार दिया था। देखो कारण तथ्य बहुत सारे हैं बताने के लिए। एक कांग्रेस के नेता की इनके द्वारा डेथ कर दी गई थी।
बीजेपी नेता की इनके द्वारा डेथ कर दी गई थी। यानी ये राजनीतिक हत्याएं भी करते हैं, राजनीतिक लोगों की भी और वैसे भी। महाराष्ट्र में 15 सीआरपीएफ जवानों की हत्या कर दी थी इन्होंने। डेढ़ 150 ट्रेन यात्रियों की हत्या। फिर पुलिस वालों की हत्या। ये इनकी कार्यप्रणाली में ही शामिल है। ग्रामीण लोगों की भी हत्या कर देते थे ये, लगभग 76 पुलिस वालों की 2010 में। ये बताना इसलिए ज़रूरी है आपको कि ये छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेसी नेता की हत्या कर दी। याद नहीं रहते हैं, लेटेस्ट घटनाएं याद रखिए आप, जो जो हो सकती हैं या होती हैं, अब तो कम हो गई हैं। तो इस तरह से करते करते आप जब चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अप्रैल 2014 से लेकर अप्रैल 2014 की बात इसलिए करें क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई और उसने नीतियां अपनी लाना शुरू कर दिया। 921 घटनाएं हुई, 451 लोग मारे गए और 1000 प्लस लोग घायल हुए हैं अभी तक। 55 घटनाएं हुई नक्सल की। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा है जो कमी दर्शा रहा है हमारे माध्यम से। 14 से 19 के बीच में ये स्पेशली 2019 का आंकड़ा है। हम कह रहे हैं कि 2014 से नक्सलवाद में कमी आ रही है 2019 के बीच में। 2019 में 55 नक्सलवादी घटनाएं हुई जिनमें से 921 लोग प्रभावित हुए, 451 लोगों की क्या हो गई, इसमें डेथ हो गई। और अगर टोटल बात करते हैं तो यहाँ पर पूरे 5 साल का आंकड़ा हो जाता है 942। ठीक है, अलग अलग आंकड़े हैं सालाना और पूरे 5 साल के आंकड़े अगर देखेंगे तो। और इन्होंने कहा था कि 2009 से और 14 तक में ये आतंकवादी घटनाएं क्या हो गई थी, नक्सलवादी घटनाएं क्या हो रही है, बढ़ रही थी। और 2014 से लेकर 2019 में ये जो 942 नक्सलवादी घटनाएं हुई हैं जिनमें 451 लोगों की डेथ हुई है उसमें से, और 1000 प्लस लोग घायल हुए हैं, तो ये फिर भी कम है पहले की तुलना में। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने पहले ही बताया 2015 में एक प्लान आया, उस प्लान पर काम करते हुए इन्होंने जो काम किए उनमें से 106 नक्सलवादी जो जिले उनमें से घटकर उनमें से 90 जिलों में नक्सलवाद कम हो गया और नक्सलवादी घटनाएं भी 942 जो घटनाएं हुई हैं। और मैंने आपको जो आंकड़े दिए इसमें देखिए आप, 2007 में 55, 14, 15, 150 ट्रेन यात्री। तो ये तो आंकड़े जो हैं वो पुराने हैं क्योंकि ऐसी कोई बड़ी घटना अभी ऐसी ध्यान में नहीं आ रही है जो कि अभी हुई हो लेटेस्ट। दो 2018 में 2 अलग अलग घटनाएं हुई थी जहां पर 6 और 4 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं हैं जो आपको बता देंगी कि किस तरह से ये लोग अपना काम करते हैं। ये पुलिस पर हमला करते हैं, सीआरपीएफ पर हमला करते हैं, पॉलिटिकल व्यक्तियों पर हमला कर रहे हैं, ट्रेन यात्रियों तक को इन्होंने मारा है सिर्फ किस लिए कि उन्होंने या तो इनका विरोध किया है या इनके समर्थन में काम नहीं किया है या सरकार के समर्थन में उन्होंने अपना समर्थन किया। रेल यात्री मतलब रेल जो संचार का माध्यम बनती जा रही है, लोगों को
अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें मोहरे के रूप में काम लेने का काम करते हैं ये नक्सलवादी। अब तो धीरे धीरे इन पर काम हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने वाले टाइम में और भी इनको समाप्त कर दिया जाएगा। देखें आप इन घटनाओं को। अब आगे देखें। देखो कुछ घटनाएं हैं, कुछ अभियान चलाए गए। पहले की सरकारों के द्वारा भी, वर्तमान की सरकार ने तो नीतियां बनाकर नक्सलियों के विरुद्ध कोई विशेष अभियान नहीं किया है, उनके खिलाफ नीति बनाने में सारी चीज़ें शामिल थी जिसके माध्यम से उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाए। ये सारे मैं आपको अभियान बता रहा हूं जो सरकारों के द्वारा चलाए गए। ये 1971 में चलाया गया, जिसमें लगभग 20,000 के करीब नक्सलियों को मार दिया गया। क्योंकि मैंने बताया कि 1967 में चालू हुआ है, तो ये अपने उठाव पर था, इसलिए उसको खत्म किया गया। कौन कौन पार्टिसिपेट है? भारतीय सेना और राज्य पुलिस, उन दोनों के द्वारा ये अभियान चलाया गया। ठीक है, नक्सलवाद की कमर तोड़ने का काम किया था इस आंदोलन ने। आगे चलते हैं। ये चलाया था पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस ने। ठीक है, और एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में योगदान मिला इस नक्सलवाद को खत्म करने का। 2014 में 17 में चलाया गया सबसे बड़ा अभियान था प्रहार। ठीक है, ये सबसे बड़ा अभियान था और इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया? सीआरपीएफ, राज्य पुलिस, नक्सल टास्क फोर्स, नक्सल विरोधी टास्क फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा, इसलिए इसको सबसे बड़ा कहा जा रहा है। अब धीरे धीरे 2017 में जब ये चलाई है, फिर 17 में इसको क्या कर दिया गया? इसका एक तो विरोध हुआ, बहुत बड़ी संख्या में जब लोगों को लगाया गया, तो इस अभियान के द्वारा नक्सलियों के गढ़ में जो काम किया गया था उसके विरोध में मौसम खराब हो गया। फिर देखो आंकड़े बहुत हैं, खराब मौसम के कारण इसको समाप्त कर दिया गया।
यहाँ पर रिजर्व गार्ड जो बच रहे थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया। ये मैं आपको आंकड़े इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि सेना किस तरह से, सेना के विरोध में क्यों आ जाते हैं लोग। सेना के विरोध में आने का कारण यही है कि ये सेना खुद भी क्या कर रही है, इनके खिलाफ है। अब सलवा जुडूम सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, इसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको रोका गया। सलवा जुडूम में क्या कर रहे थे कि ये स्थानीय जो लोग हैं या स्थानीय जो युवा हैं, इनको नक्सलवादियों के खिलाफ क्या दे रहे थे, शस्त्र दे रहे थे। मतलब जब वो आए आक्रमण करने, जैसे आपने देखी है ना, और तो मुझे कोई याद नहीं है, या आपको याद आ जाए तो, अब उसमें वो दो अपराधियों को लेकर आते हैं और वो उन दो अपराधियों को क्या दे देते हैं, हथियार दे देते हैं कि तुम भी चलाना। वो दोनों अपराधी जो जेल काट कर आए हैं वो भी क्या करते हैं, फिर गांव वालों को हथियार दे देकर उनको ट्रेंड कर देते हैं। अब वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपने इन हथियार तो दे दिए, अगर कल को यही लोग अगर प्रशासन के खिलाफ नक्सलवादी योजनाएं प्रारंभ कर दे या ये सरकार का विरोध करना शुरू कर दे, तब आप क्या करेंगे। ठीक है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं करें। तो उन्होंने इस बात को विरोध किया और ये आंदोलन क्या हो गया, फिर समाप्त हो गया। महेंद्र नाम का व्यक्ति था, नेता था, उस व्यक्ति के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है, उसकी कोशिशें थी। इसमें स्थानीय युवाओं को शस्त्र देकर, शस्त्र प्रशिक्षण देकर उनको नक्सलवादियों के खिलाफ खड़ा किया जाता था, जिसका विरोध हुआ। ठीक है। इसकी हत्या कर दी गई बाद में। तो इसकी हत्या कर दी गई तो ये आंदोलन अपने आप ही क्या हो गया, कमजोर पड़ गया और खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके विरोध में क्या कर दी थी, टिप्पणी कर दी थी। तो ये आपकी मैंने घटनाएं बताई, सुधार के प्रयास बताए, और वर्तमान में मैंने बताया लेटेस्ट जो जानकारी थी, उस लेटेस्ट जानकारी के अनुसार देखिए, ग्रीन हैंड का नाम सुना होगा, स्टिप चेल्स का नाम क्या सुना होगा आपने, प्रहारगार सलवा जुडूम, इनको आप और देख सकते हैं, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो वो सीधा सीधा पूछ लेते हैं कोई किन्हीं भारत में की किसी एक राष्ट्रीय चुनौती का वर्णन करिए या उसकी व्याख्या कीजिए या उसके ऊपर टिप्पणी पूछ लेता है। तो इस टिप्पणी के लिए बहुत है, मात्रा में जानकारियाँ बहुत है। आप जब एग्जाम दे उससे पहले और घटनाओं को देख लें, कौन कौन सी घटनाएं वहाँ पर घटी हैं जिनकी वजह से ये नक्सलवाद पनपा या नक्सलवाद आज अपना जो कुरूप या कुप्रथाओं पर आधारित जो काम कर रहे हैं या सरकार के साथ झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, इसको देखें आप। और मेरे हिसाब से कुछ जानकारी बची नहीं है इसमें। नक्सली घटनाएं हो सकती हैं और हो तो आप उनको और ऐड कर लें। बाकी जो कारण हैं, जो प्रयास किए गए हैं, उस प्रयास में 2015 की जो योजना है उसको और ऐड कर लें। उसके अलावा ये 4 तो शुरू से ही हैं जब से प्रयास करें, और इनका ही नतीजा है कि आज नक्सलवाद भारत में और साथ में भारत के जो मुख्य ज़िले हैं, उत्तर भारतीय जो ज़िले हैं, उनमें विशेष तौर पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको और देखें, याद कर लें, प्रश्न आ ही जाता है एक टिप्पणी करने के लिए। इसका कोई अर्थ पूछ ले तो नक्सलवाद के विरोध में स्थानीय युवाओं के माध्यम से आवाज उठाई गई, और इस आवाज को दबाने के लिए इस नेता की या इस व्यक्ति की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई 2013 में। ठीक है।
इसकी विशेष बात इतनी है कि जिन लोगों के द्वारा ये खड़ा किया गया वो लोग खुद नक्सलवाद से पीड़ित थे। तो नक्सलवाद से पीड़ित थे तो उन्होंने खुद ने मोर्चा संभाला, जैसे गांव वालों ने यहाँ संभाला था। ठीक है, तो आपको पता है कितना नाराज़ हुआ था उस समय का खलनायक भी। तो वो जो नक्सलवादी नेता हैं या नक्सलवाद से के जो करता धरता हैं वो भी इस आंदोलन से क्या हो गए, थोड़े से नाराज़ हो गए, और नाराज़ होकर उन्होंने उस व्यक्ति की क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद एक संदेश चला जाता है कि अगर दोबारा किसी ने ऐसा काम किया तो उसके साथ भी ऐसा ही सलूक होगा जैसा महेंद्र के साथ हुआ है। तो जो जनता है या जो सामान्य लोग हैं जो किसी भी प्रकार के विरोध में नहीं है या समर्थन में नहीं है, मतलब न्यूट्रल जो लोग हैं वो यहाँ पर शांत हो जाते हैं, वो यहाँ पर इस तरह का कोई दोबारा आंदोलन करने का प्रयास नहीं करते हैं। जो विरोधी हैं वो करेंगे अपने अपने तरीके से, जो समर्थन में वो समर्थन करेंगे अपने तरीके से, लेकिन जो किसी विचारधारा को लेकर चलते हैं या कोई समय स्थिति को देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर लेते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने थोड़ी सी शांति धर ली। उसके बाद 2015 में गवर्नमेंट ने जो नीति बनाई थी उसको निम्न स्तर से शुरू किया गया और उसका परिणाम रहा कि आज भारत के नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं वो धीरे धीरे इस नक्सलवादी समस्या से उबर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत को भी इसका फ़ायदा मिल रहा है, या भारत में भी इसके लिए पॉजिटिव माहौल तैयार हो रहा है। इसके विरोध में, नक्सलवाद के विरोध में एक सकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए राष्ट्रीय चुनौतियों के साथ। ठीक है।